हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम देखेंगे सब्सिडरी अलायंस क्या होती है। तो देखो ब्रिटिशर्स ने बच्चों क्या करा था, जो कुछ स्टेट्स थे इंडिया के, जो कुछ जगहें थी, कुछ तो उन्होंने लड़ाई झगड़ा वॉर से जो है अपने कब्जे में ली थी, ठीक है। लेकिन कुछ क्या करे थे, डायरेक्ट वॉर नहीं करी थी, डायरेक्ट अपने कब्जे में नहीं लिया था, एक इनडायरेक्ट वे लेके आए थे, ठीक है। इसमें क्या था कि कुछ एग्रीमेंट साइन करे, कुछ जो है चीज़ें उन्होंने ऐसी बनाई रूल्स कि क्या हुआ, खुद ब खुद ही सारे स्टेट्स उनके अंडर आते रहे, ठीक है। तो उसमें एक जो तरीका था इनडायरेक्ट वे का, दैट वाज सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। अब देखो सब्सिडरी अलायंस में क्या था ये, ठीक। तो इसको किसने शुरू करा था, ये एक एनेक्सेशन का तरीका था। एनेक्सेशन मतलब कब्जा करने का एक इनडायरेक्ट वे था। कोई पूछो भाई डायरेक्ट क्या है तो वॉर कह दो, लेकिन इनडायरेक्ट क्या है, ये एक इनडायरेक्ट वे था, ठीक है, सब्सिडरी अलायंसेस। इसमें क्या करा, ये स्टार्ट हुआ था बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, गवर्नर कॉर्नवालिस, ठीक है। इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। ये कहीं भी जाते फादर ऑफ सब्सिडरी अलायंस, इन्हीं की वजह से ही ये जो है शुरू हुआ था, ठीक। इसका जो सबसे पहले विक्टिम सबसे पहले कौन सा स्टेट है जो इसके अंदर आया था, दैट वाज इन 1798। हैदराबाद जो है सब्सिडरी अलायंस के थ्रू इनके अंडर आया था। अब देखो ये समझते हैं हम कि सब्सिडरी अलायंस होती क्या चीज़ है, ठीक है। देखो इसमें क्या था कि ये जो लॉर्ड क्या नाम है इनका, लॉर्ड वेलेस्ली जो थे, इन्होंने कहा जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जितनी भी जगहें थी, इन्होंने बोला कि देखो हम क्या करेंगे, तुम्हारा ये स्टेट है, ये ब्रिटिशर्स है, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमारे ब्रिटिशर्स आएंगे और तुम्हारी जो है आर्मी बन के यहाँ पे खड़े रहेंगे कि अगर तुम्हारे पास कोई हमला करने आता है, कुछ आता है, तो हमारी आर्मी तुमको प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है बच्चों। भाई अब इंडियन स्टेट्स बड़े खुश हो गए। ये क्या थे, तुम्हारे प्रिंसली स्टेट जो जगहें थी तुम्हारी, ये लोग, ये राजा महाराजा बड़े खुश हो गए कि चलो भाई ये ब्रिटिशर्स आएंगे हमारी और प्रोटेक्ट करेंगे हमको, अपनी आर्मी तो हमें दे ही रहे हैं। लेकिन बेटा ब्रिटिशर्स तो बड़े चालू थे, उन्होंने कहा या कोई भी आपको कभी कुछ देता है तो उसके बदले कुछ लेगा ज़रूर, ठीक है। तो वो इनसे कहते थे तुम्हें हमको रेंट देना है, रेवेन्यू देना है कुछ, ठीक है, तुम हमें कुछ पैसा दोगे तो हम तुम्हें यहाँ पे अपनी आर्मी रखेंगे, ठीक। तो ये लोग ऐसे ही करते थे। लेकिन अगर बहुत टाइम क्या होता था, ये लोग इनको रेवेन्यू नहीं पे कर पाते थे, लॉस हो गया, कुछ हो गया, तो ये कहते थे ठीक है भाई अब तुम हमें अपना किंगडम का आधा हिस्सा दे दो, थोड़ा सा, समझ रहे हो। तो अब ये इनसे थोड़ा सा पार्ट ऑफ लैंड ले लिया करते थे। अब ये देखो कि पैसा किसका, इंडियन रूलर्स का। आर्मी कौन अपनी बड़ी कर रहा है, किसकी आर्मी बड़ी हो रही है, ब्रिटिशर्स की। तो ब्रिटिशर्स ने ना एक ऐसा दिखा दिया था ना कि भाई तुम हमारे पर अंधा ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक। भाई अगर मैं किसी को अपना बॉडीगार्ड बनाती हूँ इसका मतलब मैं उसको ट्रस्ट करती हूँ। ऐसी इंडियन रूलर्स बिल्कुल आंखें बंद करके इनके ऊपर विश्वास करने लगे कि हाँ भाई यही लोग हैं जो अब हमें प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है बेटा, सही है। अब जो अवध था उसमें क्या हुआ था कि देखो ये यहाँ पे इन्होंने इसको जो है 1801 में सब्सिडरी अलायंस के थ्रू इन्होंने जो है इसको कहा कि हम, ये लोग साइन करा सब्सिडरी अलायंस के, चलो ठीक है तुम हमको प्रोटेक्ट करो अवध को, ठीक। और 1856 आते आते अवध पूरा ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया था, ठीक है। तो देख लो कितने कम टाइम में जो है ये सारी चीज़ें जो हैं कैसा बिल्कुल तख्ता पलट जाता है ना, वो वाली चीज़ थी, ठीक। चलो अब हम देखते हैं इनके रूल्स एंड रेगुलेशन, देखते हैं कि क्या इनके रूल्स थे सब्सिडरी अलायंस के। तो देखो पहला रूल ये था कि ये कहते थे जो इंडियन स्टेट से कि तुम अपनी आर्मी को बहुत कम कर दो, ठीक है, डिसॉल्व आर्मी, अपनी आर्मी को कम करो तभी तो हम अपनी आर्मी देंगे तुम्हें। तो ये लोग अपनी आर्मी कम कर दिया करते थे, अपना ही बंदा पीछे करवा दिया करते थे, ठीक है। सेकेंड था इसका कि दो इंडियन रूलर्स आपस में कोई ट्रीटी या कोई वॉर नहीं करेंगे जब बगैर ब्रिटिशर्स के ऑर्डर के। अगर ब्रिटिशर्स कहेंगे तो ये कोई ट्रीटी साइन करेंगे, और ब्रिटिशर्स नहीं कहेंगे तो ये ना ट्रीटी साइन करेंगे ना आपस में लड़ेंगे। तो सोचो ब्रिटिशर्स का इन्वॉल्वमेंट कितना ज़्यादा हो गया, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात, ये तो सेकेंड हो गया।
थर्ड क्या था इनका कि इंडियन रूलर्स किसी भी फॉरेनर के साथ ट्रेड नहीं करेंगे जब तक ब्रिटिशर्स ना चाहे, ना ही कोई उनको एम्प्लॉय कर रखेंगे कि ये कहेंगे भाई हमें पोर्टुगीज़ के रखना है, हमको फ्रेंच को रखना है, तो ये मना कर देंगे कि भाई मेरी परमिशन के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा जो है, और एक क्या रूल था बेटा, एक ये था कि एक ब्रिटिशर जो है इनके कोर्ट में बिठा दिया जाता था, इंडियन रूलर्स के जो इनका महल होता था उसमें बिठा दिया जाता था, उसको बोला जाता था रेजिडेंट। ठीक है, अब ये रेजिडेंट क्या करता था, वो कहता था ये एक मैसेंजर है कि आपकी बात हम तक लाएगा, हमारी बात आप तक लाएगा। ठीक, लेकिन ये रेजिडेंट जो है वो इंडियन रूलर्स को डोमिनेट करता था। ठीक है, वो उसको डोमिनेट करता था। ये कहता था कि भाई मेरे डिसीजन के अलावा आप कोई डिसीजन नहीं लोगे, मैं जो कहूँगा वही होगा। ठीक है, तो ये देख रहे हो, पैसा था इंडियन रूलर्स का, आर्मी किसकी बढ़ रही थी, ब्रिटिशर्स की। दूसरी बात, इंडियन रूलर्स का अपना कोई डिसीजन ही नहीं रहा, तो ये हल्के हल्के सब्सिडरी अलायंस के थ्रू जो है इंडियन जो स्टेट्स थे वो ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गए। तो देखा, शुरू में तो ऐसा लगा था भाई बड़ी अच्छी चीज़ है ये, लेकिन होते होते ये देखो कितनी ख़तरनाक चीज़ साबित हुई। अब आ जाओ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पे, ये कैसी थ्योरी है। ठीक है, देखो बच्चों, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या था कि ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई जो जगहें हैं, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, दिस वाज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ये लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था। उन्होंने कहा था जो कुछ स्टेट्स हैं जो फ्री स्टेट्स नहीं है, उनके अलावा बात हो रही है, जो कुछ स्टेट है अगर राजा का कोई औलाद नहीं है, ठीक, उसने क्या करा, राजा ने एक बच्चे को अडॉप्ट करा है, गोद लिया है। ठीक है, अब क्या हुआ, राजा मर गया, इंडियन रूलर मर गया, तो भाई कौन बनेगा रूलर, यही बनेगा राजा, अडॉप्टेड चाइल्ड। लेकिन ब्रिटिशर्स ने कहा कि नहीं, हमारी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत क्या होगा, आपका बच्चा खाली आपकी जो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, आपका बंगला, आपकी गाड़ी, वो तो सब इसको मिलेगा। ठीक है, गाड़ी कैसे बनाऊं, ऐसे, ये कार हो गई उनकी, ये भाई उनका घर हो गया, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी तो आपके बच्चे को मिलेगी, लेकिन जो आपका पूरा स्टेट है वो नहीं मिलेगा उस बच्चे को, वो अब हमारा हो जाएगा। देखो, ठीक है, कितने चालू हुए ये लोग, ये नहीं हुए हैं ना। तो और क्या कहते थे वो लोग, ना उस बच्चे को, जो छोटा बच्चा है इनका, इसकी डेथ के बाद ना ही उसको कोई टाइटल दिया जाएगा कि वो नवाब कह रहे हैं उसको, ये कुछ कह रहे हैं, कोई टाइटल भी नहीं मिलेगा उसको। यही इसी से बेटा सबसे पहले जो उन्होंने एनेक्स किया था, जो अपने कब्जे में लिया था लॉर्ड डलहौजी ने, वो था सतारा स्टेट। ठीक है, सतारा का है महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके उस टाइम ये कब हुआ था, ये 1848 में हुआ था। इसके जो रूलर थे दैट वाज राजा शाहजी। ठीक है, राजा शाहजी की अपनी कोई औलाद नहीं थी। ठीक है, तो क्या हुआ, और इनका एक अडॉप्टेड चाइल्ड था, लेकिन जब इनकी डेथ हुई तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई अब तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा सब कुछ कहीं और नहीं जाएगा, क्या होगा, पूरा सतारा ये ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद जैतपुर था, फिर संबलपुर था, फिर बहार था पंजाब में, झांसी था, ये एक के बाद एक ये ब्रिटिशर्स के कब्जे में आने लगे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से। आगे समझ में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चों, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अब अवध की अगर हम बात करें तो अवध में क्या था, यहाँ का जो रूलर था इसके पास अपने बच्चे भी थे। ठीक है, अवध किसी सूरत ब्रिटिशर्स के कब्जे में नहीं आ रहा था, तो ब्रिटिशर्स ने सोचा, लॉर्ड डलहौजी ने सोचा उस टाइम कि कैसे मैं अवध को अपने कब्जे में लूँ, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू भी नहीं आ रहा। तो उन्होंने क्या करा, ये बोल दिया कि भाई इसमें जो गवर्नमेंट जो चल रही है उसमें कुछ घपला है, ये सही से चल नहीं पा रही है। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये मिसगवर्न हो रही है, उसके थ्रू इन्होंने अवध को भी अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, लेकिन बच्चों इंडिया में इतना ज़्यादा इन्होंने वो मचा दिया था आतंक इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से कि सब लोगों ने रिवॉल्ट करा, और 1859 में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को जो है बेटा वो रिमूव करना पड़ा, हटाना पड़ा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को। ठीक है,
सही। चलो अब आ जाते हैं हम अगला अपना, ये है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो बच्चों, फिर आ जाओ तुम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे इन्होंने इन लोग को 3 कैटेगरी में बांट लिया था, ठीक है। पहला तो तुम्हारा आर्मी, तुम्हारी पुलिस और तुम्हारे कमर्शियल सर्विसेज, ठीक है। जो और काम थे वो कमर्शियल सर्विसेज के अंडर आ जाएंगे, तुम्हारा ट्रेडिंग सब कुछ। वो जो था इसको नाम दे दिया गया था सिविल सर्विसेज का, ठीक है बच्चों। ये क्या हुआ था, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनके टाइम में ये सिविल सर्विसेज वाला शुरू हुआ था, तो ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक है बच्चों, सही है। अब क्या हुआ था बच्चों, सिविल सर्विसेज में ना 2 तरीके के लोग थे, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऊपर पोस्ट के लोग थे और कुछ लोअर पोस्ट के, अपर पोस्ट के लोग थे सिविल सर्विसेज में, कुछ उनके नीचे जो काम करते हैं भाई वो लोग थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि पहला तो हम ये करते हैं कि बहुत अच्छी इनकी पे बहुत बढ़ा दो। देखो बच्चों, अगर कोई तुम्हें अच्छा पे करेगा तो तुम करप्शन में नहीं लगोगे, क्योंकि तुम्हारी रोजी रोटी तो चल ही रही है। अगर पे नहीं करोगे अच्छा तो ऑब्वियसली करप्ट हो जाओगे, ठीक। तो उन्होंने इनको बहुत अच्छा सा पे करा ताकि वो ना रहे, करप्शन ना रहे। और उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा जो प्रमोशन होगा वो होगा तुम्हारे सीनियरिटी लेवल पे, जो जितना सीनियर होगा उसका ऐसे ही प्रमोशन होता चला जाएगा, ठीक। लेकिन वो लोग क्या करते थे बच्चों, ऊपर वाले जितने भी ऑफिसर्स होते थे वो सारे के सारे कौन होते थे, ब्रिटिशर्स होते थे, ठीक है। वो और जो लोअर पोस्ट पे होते थे वो कौन होते थे, ये सारे हमारे इंडियंस होते थे, ठीक है, ज़्यादातर, ठीक। वो कहते थे हम इंडियंस पे इतना ट्रस्ट नहीं करते भाई, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की अच्छे से संभाल पाए, ठीक है। अब देखो बच्चों 1853 तक तो क्या था, एक डायरेक्टर था, जो मतलब एक समझ लो एक पूरा जो बहुत सारे लोगों का है ना, वो होता है डायरेक्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी जो होते थे, वो क्या करते थे, ये अपॉइंट करते थे सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, किसको रखना है किसको नहीं रखना है, ठीक है बच्चों। लेकिन 1853 के बाद में क्या हुआ, इन्होंने कहा अब देखो सिविल सर्विसेज का कंपटीशन होता है, ये वही वाला कंपटीशन है, ठीक है बच्चों। 1853 के बाद में कहा उन्होंने कि चलो एक कंपटीशन रख लिया जाए जिसके थ्रू देखते हैं कौन आता है कौन नहीं आता है सिविल सर्विसेज में, ठीक है बच्चों। लेकिन क्या था बच्चों, इन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी रख दी। क्या टर्म्स एंड कंडीशन दी, कि जो एग्ज़ाम होगा तुम्हारा सिविल सर्विस का वो इंग्लिश में होगा। तो ऑब्वियसली अगर इंग्लिश में होगा बच्चों तो जो है ब्रिटिशर्स ही ज़्यादा आएंगे, कौन आ रहा है यहाँ से इक्का दुक्का, ठीक है। एज लिमिट उन्होंने काफ़ी कम कर दी और इसको लंदन में इसका टेस्ट होता था, तो देख रहे हो कितने चालू थे ये लोग। लेकिन उसके बावजूद जो पहले इंडियन थे वो कौन थे आपके, सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करा था। सत्येंद्र, बच्चों स्पेलिंग्स हमेशा देख लिया करो, मैं जल्दी में लिखती हूँ ना, ठीक है। तो ये कौन थे बच्चों, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन जो सिविल सर्विस का इन्होंने एग्जाम क्वालिफाई करा था। और ये कौन थे आपके, रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, ठीक है। कितनी बड़ी बात थी बेटा, उनका कंपटीशन और कौन क्वालिफाई कर रहा है, एक इंडियन, ठीक है। तो अब तुम लोग खुद सोचा करो कि तुम लोग को कितनी मेहनत करनी है, जिन लोग को सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन करने के, तुम लोग के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना, मेहनत करोगे। उस टाइम पे इन्होंने क्वालिफाई करा, तुम्हारे लिए क्या बड़ी बात है कि नहीं। फिर कुछ सालों के बाद 4 इंडियन ने और क्वालिफाई करा, तो देख रहे हो तो उन्होंने एज लिमिट और कम कर दी, ठीक है। आ रहे समझ में बच्चों। चलो अब आ जाओ अपने अगले जो इसकी कैटेगरी थी, दैट वाज ऑफ आर्मी, ठीक है। ये थी हमारी सेकंड कैटेगरी। देखो बच्चों आर्मी में क्या था कि ब्रिटिशर्स जो है आर्मी की ही मदद से इंडियन रूलर्स को जो है वो हराते थे। इसी आर्मी की मदद से देख रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट है, इंडियन रूलर्स को वो हराते थे। दूसरा क्या करते थे कि अपने आप को जो फॉरेन राइवल्स थे, फॉरेन मतलब बाहर वाले जो राइवल्स थे इनके, फ्रेंच, पोर्चुगीज, डच, उनसे भी प्रोटेक्ट करते थे, ठीक है। तीसरा जो अंदर ही अंदर जो इंडियन रेवोल्यूशन चल रहे हैं कि भाई इनको हटाओ भगाओ ब्रिटिशर्स को,
उससे भी इन्हें बचाते थे। ठीक। चौथा, अपने आप को, अपनी जो प्रोविंस थी, अपनी जो कब्जे की चीज़ें थी, वो एशिया और अफ्रीका में अपनी ज़मीनों को बढ़ाते थे, एक्सटेंड करते थे अपनी एम्पायर को। ठीक है बच्चों, सही है। अब जो आर्मी होती थी उसका मेजर पार्ट इंडियन लोग होते थे। अब तुम कहोगे भाई अच्छे खासे तो इन्होंने हिंदुस्तानी रखे थे, लेकिन भाई वो इतने तेज थे कि इनके यहाँ ये सूबेदार से ऊपर नहीं जाते थे, बहुत छोटे लेवल पे होते थे। ऑफिसर कौन होते थे? ब्रिटिशर्स होते थे ऑफिसर, जो इनको कमांड देते थे। देख रहे हो? ठीक है। अब आ जाओ अपने तीसरे पार्ट पे, दैट इज योर पुलिस। पुलिस का क्या वो होता था काम कि बेटा देखो, जितने भी प्रोविंसेस होते थे, स्टेट होते थे, ब्रिटिशर्स ने उनको, जो पूरी डिस्ट्रिक्ट होती थी तुम्हारी, समझो दिस इज योर डिस्ट्रिक्ट, ये तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट है, इसको इन्होंने किस में डिवाइड कर रखा था? थानाज में। ठीक है, थाना होता है पुलिस थाना जो हम बोलते हैं, उस थाना में इन्होंने डिवाइड कर रखा था अपनी पूरी डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है। हर थाने का कौन होता था? दरोगा होता था। हर थाने पे अलग दरोगा, अलग दरोगा, अलग दरोगा, अलग दरोगा। ठीक है। दरोगा का काम क्या होता था बेटा? पीस और ऑर्डर मेंटेन करना, कि सही से काम हो। ठीक है। लेकिन इन सारे दरोगा के ऊपर हेड कौन था? वो था इनका सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये इन सबका जो है बेटा हेड होता था। ठीक है, जो इन सारे दरोगा के ऊपर अपना लॉ एंड ऑर्डर चलाता था। ठीक है बच्चों। अब इनका काम क्या होता था? छोटी सी कहीं पे डकैती हो गई, कहीं पे लूटपाट हो गई, कहीं पे रॉबरी हो गई, ठीक है, चोरी हो गई, कुछ हो गई, लड़ाई हो गया, वो तो देखती थी ये पुलिस। दूसरा काम क्या इंपॉर्टेंट काम होता था कि कहीं पे ये लोग देखते थे कहीं नेशनलिस्ट मूवमेंट तो कहीं नहीं चल रहा, भाई ऐसा तो नहीं हिंदुस्तानी हमारे खिलाफ आ रहे हैं, तो ये लोग क्या करते थे? सप्रेस करते थे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को। बच्चों इतने कम तुम लोग के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं मेरी हिस्ट्री की वीडियो पे कि मुझे, अगर तुम लोग को आगे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर, चाहे थैंक यू मैम भी बोलो, पर मुझे लगे हाँ भाई मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ तो तुम लोग को भी अच्छा लग रहा है। ठीक है बच्चों, सही, एक थैंक यू मैम बोल दिया करो। चलो अब आ जाओ तुम जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन पे। जुडिशियल क्या होता है बेटा? जो जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन, जो तुम्हारे कोर्ट कचहरियाँ होते हैं ना, दैट कम्स अंडर जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। क्या था बेटा कि यहाँ पर जस्टिस दिया जाता था। ये कब शुरू हुआ है? 1865 में शुरू हुआ है, थ्रू सिविल एंड क्रिमिनल कोड्स बनाए गए थे, सिविल एंड क्रिमिनल कोड्स। ठीक है बच्चों, 1865 से ये शुरू हुआ था। पहला जो हाई कोर्ट बना था दैट वाज इन कैलकाटा, जो पहला तुम्हारा हाई कोर्ट था। ठीक है, और फिर मेड्रास में बना, फिर बॉम्बे में बना। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे सारे वो बने, हाई कोर्ट बने, मेड्रास, कैलकाटा और बॉम्बे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक रूल इंट्रोड्यूस करा, दैट वाज रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या था बच्चों? कि ये बड़ा ही ऐसा रूल था कि इसमें भाई ये नहीं देखा जाएगा तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, तुम इंडियन हो, तुम ब्रिटिशर हो, ये नहीं देखा जाएगा। ठीक है, एक बहुत ही फेयर रूल था कि भाई जिसको जस्टिस चाहिए उसको मिल के रहेगा, जिसने गलत करा है उसके साथ मतलब उसको सज़ा मिलेगी। ठीक है बेटा। इसके बाद एक और रूल आया सॉरी ब्रिटिशर्स नहीं चलाया, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये क्या था बच्चों कि भाई जो कानून है उसके आगे इक्वालिटी होगी, ये सब कुछ नहीं होगा कि तुम इंडियन कोई तुम ब्रिटिशर हो। लेकिन इन लोगों ने ना बेटा इसको प्रैक्टिस नहीं करा, इस लॉ को। क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि इंडियंस के लिए अलग कोर्ट होंगे और ब्रिटिशर्स के लिए अलग कोर्ट होंगे। ठीक है, लॉज भी अलग अलग होंगे। तुमने चोरी करी तुम्हें ज़्यादा सज़ा मिलेगी, तुमने चोरी करी तो मसला अलग है, देखा जाएगा। देख रहे हो बेटा कितने चालू थे वो लोग। दूसरा इन्होंने क्या करा, अपनी कोर्ट की फ़ीस रख दी
कि भाई 1000 रुपये लाओ तब तो कोर्ट में अंदर जाओगे। लॉयर्स की फ़ीस रख दी 2000 रुपये लाओ तब तुम्हारा वकील होगा। फिर गवाह की 3000 रुपये लाओ तब तो तुम्हारा गवाह आएगा। सोचो तो भैया कैसे ये छोटे छोटे जो पीजेंट फार्मर्स थे, जो गरीब लोग थे, कैसे इंसाफ लेने जाएंगे। वो कहते थे भाई छोड़ो, हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे, हमें इधर ही छोड़ दो, हम क्या अपना इंसाफ मांगने जाए। तो देख रहे हो उन्होंने कितना कॉस्टली कर दिया। और उन्होंने बोला क्या करते थे, जो उनके जजमेंट आते थे उनको बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिले, उनको डिले बहुत करने लगे। ठीक है, कहते थे अब 1 साल के बाद फैसला, 2 साल के बाद। तो भैया ऐसे क्या हुआ कि ऐसे तो और परेशान हो गए, है ना। कोई इंसाफ मांगने क्या जाएगा जब पता है भैया अभी तो फैसला होने से रहा, पैसे और तुम्हारे चले जाएंगे। देख रहे हो इन लोग को। चलो, और उस ज़माने में एट द सेम टाइम, तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है एट द सेम टाइम एल्सवेयर। उन्हीं दिनों आगे पीछे क्या हो रहा था। ब्रिटिशर्स ने क्या शुरू करा, ब्रिटिशर्स ने एक चीज़ होती है ओपियम, ठीक है, जिसको अफीम कहा जाता है। ब्रिटिशर्स ने ये चाइना में भेजना शुरू करा, इसकी स्मगलिंग करना शुरू कर दी। ठीक है, यहाँ से इन्हें बड़ा मुनाफा होने लगा, बड़े पैसे मिलने लगे। लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट जो थी उन्होंने इन्हें मना करा कि भाई मत करो ऐसा। ये मानने वाले थे ब्रिटिशर्स नहीं, इन्होंने बोला भाई हम तो स्मगलिंग करेंगे, तुम्हारे यहाँ लेके आएंगे, तुम ही से कमाएंगे। फिर इन शुरू हुई ओपियम वॉर। ठीक है बच्चों, ओपियम वॉर कब से कब तक थी तुम्हारी, 1839 से लेकर 1842 तक तुम्हारी ये ओपियम वॉर चली। इसमें क्या हुआ, चाइना तुम्हारी हार गई। ठीक है, ब्रिटिशर्स जीत गए। ठीक है बेटा, अब जब ब्रिटिशर्स जीतती थी तो अपने कुछ कानून भी लाती थी ना, कुछ अपने रूल्स रेगुलेशंस। अब ब्रिटिशर्स क्या लेके आई भाई, उसने कहा मुझे तुम अपने 5 पोर्ट्स दे दो, जगह जिसमें मैं कस्टम ड्यूटी नहीं दूंगा, मैं कोई टैक्स नहीं देने वाला इन 5 जगहों पे जब मैं ट्रेडिंग करूंगा। ठीक है, दूसरी बात क्या करी बच्चों, इसने हांगकांग को ले लिया 99 ईयर्स लीज पर। लीज क्या होता है, समझो किराए पे ले लिया इसने 99 ईयर्स के लिए, कि बिल्कुल उसको चूज डाला हांगकांग को इसने। ठीक है, तीसरी बात इन्होंने क्या करी, इन्होंने अपने खुद के लॉज एंड ऑर्डर शुरू कर दिए, हमें क्या करना है ये हम करेंगे। देख रहे हो, अब ब्रिटिशर्स यहाँ तो थे, वहाँ पे भी पूरा पूरा इनका कब्जा होने लगा। ठीक है बच्चों, चलो आओ कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं, जो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स गिवन है। पहला है तुम्हारा सी वोएजेस। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जब तुम सी के थ्रू, कोई समुंदर पानी के थ्रू जब कोई जर्नी तय करते हो। ठीक है, वोएज मतलब होता है जर्नी, सी के थ्रू, पानी के थ्रू तुम तय आते हो, दैट इज कॉल्ड एज सी वोएज। ठीक है, पहला किसने करा था, वास्को डी गामा ने सी वोएज करा था ना बेटा, जब इंडिया को डिस्कवर करा था, तो यही वर्ड सी वोएज लिया जाता है ना। अगला टर्म इज योर नवाब। नवाब क्या होते, रूलर ऑफ बंगाल को आखिर में नवाब कहा जाता था। अब भी तो यूज़ करते हो भाई, कहीं के नवाब होकर जो उठ नहीं रहे हो, तो वहाँ के राजा होते थे, रूलर ऑफ बंगाल। ठीक है बच्चों, ट्रेचरी यहाँ पे वर्ड यूज़ करा था, है ना। जब मीर जाफर ने जो है चीट किया था ना सिराजुद्दौला को, तब वर्ड यूज़ हुआ था ट्रेचरी। ट्रेचरी का मतलब क्या है बच्चों, डिसेप्शन, किसी को धोखा देना। ठीक है, अब आओ फरमान। फरमान क्या है, कहते हैं ना मैंने ये फरमान जारी कर दिया, मेरा ऑर्डर हो गया है। जो ऑर्डर दिए जाते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड एज फरमान। तो जो पहले राजा महाराजा कहते थे ना, उनके ऑर्डर्स आते थे, उसको फरमान कहा जाता था। ठीक है, अब आ जाओ सब्सिडियरी अलाइंस। हमने अभी पढ़ा है सब्सिडियरी अलाइंस में क्या था बच्चों, कि हम तुमको प्रोटेक्ट करेंगे थ्रू आर्मी और तुम हमको पैसा दो। ब्रिटिशर्स यही तो कहते थे। ठीक है, अब आ जाओ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पे। क्या थी बच्चों डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, कि अगर तुमने गोद लिया किसी बच्चे को, तो जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारी प्रॉपर्टी ब्रिटिशर्स की हो जाएगी। ये भी एक तरीका था एनेक्सेशन का, कब्जा करने का। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ इसके लास्ट टॉपिक पे, दैट इज श्यामजी कृष्ण वर्मा।
बच्चों ये जो श्यामजी कृष्ण वर्मा, ही वॉज बॉर्न इन गुजरात, गुजरात की एक जगह पे ये बॉर्न हुए थे। ठीक है बच्चों, ये कौन थे? ये एक फ्रीडम फाइटर थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। ठीक है, फ्रीडम फाइटर थे, एक जर्नलिस्ट थे। ठीक है, अखबार पत्रिका वगैरह लिखा करते थे। ठीक है, फिर ये क्या थे बेटा? एक लॉयर भी थे। सोच रहे हो एक ही आदमी कितना हरफन मौला है ना। फिर ये कौन थे? ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन होम रूल सोसाइटी इंडिया हाउस, ये इसके फाउंडर भी, तो इन्होंने इसे शुरू भी करा था। ठीक है, और बेटा ही वॉज द इंडियन सोशोलॉजिस्ट इन लंदन, लंदन में जो क्रांतिकारी जो लंदन गए थे, ये उन्होंने वहाँ पे अपना काम शुरू करा था। तो जो भी इंडिया से बाहर जाता था लंदन, ये उसकी हेल्प करते थे। इन्होंने बहुत सारी स्कॉलरशिप भी चलाई कि ये जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जो क्रांतिकारी हैं, ये बाहर आके पढ़े, उनको आसानी होगी। भाई ज़्यादा पढ़ोगे तो अच्छे से अपने लिए खड़े हो सकते हो ना, अपने हक के लिए। जो जाता था, जैसे महात्मा गांधी कहते, तो वो इंडिया हाउस में ही रुके थे। ठीक है बच्चों, सही है। फिर बेटा ये किसके डिसाइबल थे? ये किसको मानते थे अपना गुरु? ये दयानंद सरस्वती को अपना गुरु मानते थे। ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, और ये जो है हर्बर्ट स्पेंसर के थॉट्स को भी फॉलो करते थे। ठीक है बच्चों, हियर वी कंप्लीट दिस चैप्टर। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर देना। मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।